हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम ओरिजिनल्स। आज हम एमपीपीएससी के प्रीलिम्स सिलेबस की यूनिट 10 में जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो हम कवर अप करने वाले हैं मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स दे देता हूं। पहली चीज तो यह है कि बेसिक इंफॉर्मेशन तो हम कवर अप करेंगे ही। बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली कवर अप होगी। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन में आता है कब एस्टैब्लिश हुआ, कितने लोगों के साथ एस्टैब्लिश हुआ, कौन कौन इसके चेयरमैन रह चुके हैं, कौन कौन वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, क्या क्या आर्टिकल्स है इसके अंदर, जिस एक्ट के तहत बना है ये, कि मतलब जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब कॉन्स्टिट्यूशनल बनी? स्टैट्यूटरी बॉडी एक एक्ट के अंदर बनती है। तो उस एक्ट में क्या दिया हुआ है, एक आर्टिकल के अंदर, देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के अंदर होगी। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है तो वो किसी एक्ट के अंदर मेंशन होगी। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो एक्ट के अंदर क्या लिखा है वो पढ़ना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे वो मेंशन्ड है वहां पे क्या क्या प्रावधान दिए हुए हैं, क्या क्या चीजें मेंशन्ड है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड पिछले एक साल में कोई भी न्यूज रही हो वो पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेसिक इंफॉर्मेशन तो जरूरी है ही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। एक मिनट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बाद में आया। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन। यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो अलग अलग कमीशन आज हम देखते हैं ये पहले एक हुआ करते थे। तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, शायद इसमें स्लाइड इंक्लूडेड हो, वो वाली स्लाइड शायद इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देखिए 1950 में वो शेड्यूल ट्राइब में जरूर इंक्लूड की हुई है, इसलिए इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता था। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं। 1950 में प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि यार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हमें एक ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए जो इनसे रिलेटेड दिक्कतों को समझेगा, उसके सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहली पहल चालू होती है 1950 में, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद 1978 में इस एक ऑफिसर की जगह एक पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी गई। यार एक अकेला आदमी पूरे देश में एससी एसटी की प्रॉब्लम्स तो नहीं समझ सकता, तो 1978 में एक की जगह एक बॉडी बना दी गई। एक पहले एक मेंबर होता था, एक स्पेशल ऑफिसर होता था, अब एक पूरी बॉडी होती है। फिर 1987 में, आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, पूरे नोट्स मिल जाएंगे। 1987 में इस बॉडी का नाम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रख दिया गया। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रख दिया गया। और फिर उसके बाद 1992 में इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया 65th अमेंडमेंट एक्ट के साथ। जैसे 65th अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें क्या लिखा हुआ था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 के अंदर इसको जगह मिल गई। देखो कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जाएगी तो किसी आर्टिकल के अंदर होगी ना। तो 1992 में जैसे ही 65th अमेंडमेंट एक्ट आया कि भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होना चाहिए, तो आर्टिकल 338 के अंदर इसको जगह मिल गई। बहुत अच्छी बात थी भाई, कितनी अच्छी बात थी। उसके बाद 2004 में क्या हुआ, 89th अमेंडमेंट एक्ट। 89th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि यार देखो ऐसी दिक्कत है कि यार अब बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं, तो क्यों ना हम इस बॉडी को दो अलग अलग बॉडी में डिवाइड कर दें। तो दो बॉडी बन गई, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये दो अलग अलग बॉडी बना दी गई। ठीक है, और अब देखो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो बात हो रही है, लेकिन ओबीसी कहां जाएगा? ओबीसी के जो पूरे मतलब दिक्कतें हैं उससे रिलेटेड कौन डील करता है? तो याद रखिए कि अभी तक तो यही जो बॉडी थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 2004 तक तो यही देखती थी। इसके बाद जब डिवाइड हो गया तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में ही ओबीसी को भी कंसिडर किया जाने लगा।
यही बॉडी ओबीसी की दिक्कतों को भी देखती थी। ठीक है, 2018 में 102nd अमेंडमेंट एक्ट आया। उसने क्या बोला, यार ओबीसी भी अब बढ़ गए हैं तो एक काम करते हैं, एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाए। तो नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये तीसरी बॉडी बन गई इसके अंदर। ठीक है, तो जो एक बॉडी से स्टार्ट हुई थी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी से स्टार्ट हुई थी, पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल बनी 1987 में, फिर वो 2 बॉडी में डिवाइड हुई और फिर अब ये 3 बॉडी में डिवाइड हो चुकी है। नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। हम तीनों चीजें पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, बट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, फ्लो समझ में आया, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट से हम चालू करते हैं, जहां से ये चीजें चालू हुई थी। तो पहली बात, डिवाइड होने के बाद जो शेड्यूल कास्ट है वो आर्टिकल 338 के अंदर गिना जाने लगा। ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो 338A के अंदर आने लगा। तो इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ 338 के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग लेक्चर होगा। ठीक है, तो अब कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। 1978 में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी, 1987 में इसका नाम नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एसटी रख दिया गया। फिर 1990 में जो सबसे पहले एक ऑफिसर बना था ना, ठीक है, उसका ऑफिस हटा दिया गया। और 1992 में, ये 1992 है, 1992 में 65th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी गई। ठीक है, अब स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होगी। कोई दिक्कत है तो आप एग्जाम ओरिजिनल की ऐप डाउनलोड करके चैट सेक्शन में बता सकते हैं, इस वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, एग्जाम ओरिजिनल्स का पूरा पर्पस है कि आपकी स्मूथ एजुकेशन बढ़ाना। ज्यादा से, देखिए हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। मैं देख रहा हूं कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो हमने 2 चीजें चालू की हैं अभी। पहली चीज है कि कम कंटेंट, मतलब 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है, 20% ऑफ द कंटेंट 80% ऑफ द टाइम आता है। तो कम पढ़ो पर बम पढ़ो, ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि कम पढ़ा के हम उसको बार बार रिवाइज करना चाहेंगे, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आप कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट होंगे तो बचा हुआ 20% भी आप गेस वर्क से ज्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है, और आप मान के चलिए एग्जाम में नॉलेज और कॉन्फिडेंस बराबर जरूरी रहता है। नॉलेज पार्ट आपको मिल रहा है, हर जगह से मिल रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव है जो 50% कॉन्फिडेंस का पार्ट है वो हमें इंक्रीज करना है, और हम जरूर करेंगे। दूसरी चीज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, तो इसी के लिए हम बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज लाए हैं, ठीक है, और भी है, मतलब नोट्स वोट्स है। आपको देखना हो तो आप एग्जाम ओरिजिनल ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री मटेरियल है, जो आपको करना हो वहीं से कर लीजिएगा। ठीक है, अब 89th एक्ट 2003 ने यह बोला कि इसको 2 बॉडी में बनाया जाए, और इसको देखिए 2003 में एक्ट आया था, यह बॉडी 2004 में बनी है दोनों। ठीक है, 2 अलग अलग बॉडी बना दी गई, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। 89th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी बनाया गया। पहले ये दोनों एक ही बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, अब सिर्फ हम एससी कमीशन पे ध्यान देंगे। तो ये कहां पे मेंशन्ड है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। ये पार्ट 16 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 338 के अंदर मेंशन्ड है। और ये कैसे एस्टैब्लिश हुई थी, 1978 में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह एस्टैब्लिश हुई थी। जब हम शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के बारे में पढ़ेंगे तब भी ये चीज वैलिड रहेगी, क्योंकि देखो जब शुरुआत हुई थी तब तो नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी एक ही था, तो दोनों की जो शुरुआत है वो सेम है। 1978 में बॉडी बनाई गई थी, उसका वो क्या थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। उसके बाद जो अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, ये 19 फरवरी को बनाया गया था। और ये कहां से आया था, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से आया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, न्यू दिल्ली में। रीजनल ऑफिसेस कहां है, आप ये याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है कम पढ़ाओ, लेकिन मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं, आपके दिमाग की जो हार्ड डिस्क है ना, उसकी एक लिमिटेड स्पेस है। कुछ भी पढ़ने अगर आप बैठ जाएंगे तो आप उस सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे जो जरूरी है। और एग्जाम में क्या जरूरी होता है, आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल करना। तो यहाँ पे जो हम ट्रिक्स या कंटेंट आपको दे रहे हैं ना, वो यही डिजाइन भी ऐसा है कि कम है और आप रिकॉल उसको इजीली कर पाए। देखो
यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगी। ग्रीन कलर क्या होता है ना, गो सिग्नल देता है, तो ये चीज आपकी ग्रीन मेमोरी में मतलब वो होगी। इसलिए कलर कोडिंग से पढ़ाना ये मतलब हमें, मतलब मेरी फैकल्टी ने एक बार मुझे पढ़ाया था, उन्होंने ये चीज बताई थी कि कलर कोडिंग से पढ़ाओ ना तो चीजें याद रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये जो रेड कलर है, रेड कलर सबके दिमाग में बहुत इजीली बैठ जाता है, तो चीजें जब हेडिंग्स रेड कलर में लिखी जाती है तो काफी फायदा होता है। ठीक है, चलिए। और शेड्यूल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी चीजें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? सूरजभान सिंह थे, ये आपको याद रखना है, कुछ चीजें आपको याद ही रखनी है। प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अभी अभी बना है, सिक्स्थ कमीशन जो आया है ना, सिक्स्थ कमीशन ये अभी अभी आया है, तो इसलिए सारी चीजें बदल गई है, सारे नाम बदल गए, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। तो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? इसके विजय सांपाल इसकी जो अभी के चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन कौन है? अरुण हल्दर है। और मेंबर्स कौन है? एक्चुअली इसमें 3 मेंबर होते हैं, अभी 2 ही मेंबर है, सुभाष रामनाथ पर्दी एंड अंजू बाला। ये दो ही मेंबर है, एक्चुअली इसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, आपको ये लिस्ट याद रखनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो अभी तक देखो ये 6th है, तो याद रखिएगा सबसे पहले सूरजभान सिंह थे, फिर बूटा सिंह थे, फिर ये 2 बार सिलेक्ट हुए, 2 टाइम्स हुए, तो ये याद रखिएगा नाम, ये और राजकुमार बरका, ये दोनों 2 टाइम्स हुए, तो ये आपको याद रखना है। पीएल पुनिया साहब 2 बार इसके चेयरमैन बने और इकलौते वो ऐसे आदमी है जो 2 बार चेयरमैन बने हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है। और राजकुमार बरका 2 बार वाइस चेयरमैन बने हैं। तो टोटल 6 कमीशंस बनाए गए हैं। 6 कमीशंस की मैंने आपको लिस्ट दे दी, कौन चेयरमैन था, कौन वाइस चेयरमैन था, कौन 2 बार सिलेक्ट हुआ है एज चेयरमैन और एज वाइस चेयरमैन, ये याद ही रखना है, ये मैं आपको याद करा ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, अब जो चेयरमैन होता है ना वो कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल याद करना है। सिमिलरली जो वाइस चेयरमैन होता है ना, ये गलत लिखा हुआ है, वाइस चेयरमैन होता है ना, ये यहां है वाइस चेयरमैन, यहां नहीं है, और मेंबर्स ये दिए हुए हैं। वाइस चेयरमैन जो होता है ना वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के इक्विवेलेंट होता है, और जो मेंबर्स होते हैं ना वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होते हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। चेयरमैन कैबिनेट याद रखिएगा, सी फॉर चेयरमैन, सी फॉर कैबिनेट। तो यूजुअली जो चेयरमैन होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, वो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के होते हैं। आप ऐसे रख सकते हैं, सी फॉर चेयरमैन, सी फॉर कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जो वाइस चेयरमैन होता है ना, अब आपको पता है कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। तो ऑब्वियसली चेयरमैन के नीचे अगर वाइस चेयरमैन है तो वाइस चेयरमैन का पद क्या होगा? कैबिनेट मिनिस्टर तो नहीं हो सकते ना वो, क्योंकि चेयरमैन कैबिनेट मिनिस्टर है। तो वाइस चेयरमैन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, और जो मेंबर्स होते हैं वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं। आप ये चीज याद रखिएगा, ये देखिए कॉमन है, आपको रटना इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो यूजुअली प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, टेन्योर कितना है? 3 साल का। अब एक मजेदार बात है कि इनको दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन 3 टाइम इलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो यह बहुत जरूरी चीज है कि 2 बार ही इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है लेकिन सिर्फ 1 बार, मतलब पहली बार आप करो, एक और बार आप सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन 2 बार से ज्यादा आप चेयरमैन नहीं रह सकते हो। ठीक है, और ये कहां दिया हुआ है देखो। अब एक चीज याद रखना, टफ बनाने के लिए क्या होता है एग्जाम में, आपको ऐसी चीजें पूछी जाती हैं जो आपको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये आपको याद करना है। मैं तो आपको साफ खुल के बता रहा हूं कि आपको रट्टा मारना है सेक्शंस का। तो जो नेशनल कमीशन का जो सेक्शंस का, तो आर्टिकल 338 का जो सेक्शन 2 है ना, उसमें दिया हुआ है रीअपॉइंटमेंट के बारे में। ठीक है, जो आर्टिकल 338 का सेक्शन 2 है ना, उसमें रीअपॉइंटमेंट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट देते हैं ना, ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। ये जो बॉडी है ना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये अपनी रिपोर्ट बनाई कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या सोल्यूशन है, पूरी रिपोर्ट बनी चकाचक, और ये किसको दी जाएगी? प्रेसिडेंट को दी जाएगी। प्रेसिडेंट कहां पे? पार्लियामेंट में भेजेंगे, या फिर मान लीजिए अगर स्टेट की दिक्कत है तो लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं, ये आर्टिकल 338 के सेक्शन 5 में दिया हुआ है, ये याद रखना है आपको, बस ये याद रखना है। देखिए फंक्शन बहुत सिंपल होते हैं, क्या करना है? इन्वेस्टिगेट करना है जो भी एससी से रिलेटेड मैटर है। अब पहले इनका फंक्शन क्या होता है था कि ओबीसी से रिलेटेड मैटर भी ये इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करते थे, लेकिन अब नहीं करते, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं।
ओबीसी से के लिए अब एक और बॉडी बना दी गई है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा। ये मतलब मुझे नहीं लगता ये, देखिए मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप मेंस के लिए कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ा सा कंटेंट होगा, थोड़ा सॉलिड मेरी तरफ से आपको देना है, काम है। ये आपको रटना ही है कि इनके पास पावर किसकी होती है, सिविल कोर्ट की होती है। ये आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल्स में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई भी मतलब देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है आपको कंटेंट देना और आपको पढ़ाना। अब आप, मैं चाहूं तो इसमें पढ़ाता जाऊंगा, लेक्चर खिंचता जाएगा, बट क्या उसका कोई यूज है? आप खुद सोच के बताइए। फंक्शंस तो आप पढ़ ही सकते हैं ना, कुछ दिक्कत हो तो आप चैट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ओबीसी के लिए तो अब नहीं करता नेशनल कमीशन फॉर एससी। नेशनल कमीशन फॉर एससी ओबीसी के लिए नहीं करता। कब से? 2018 के जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके बाद से जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है ये ओबीसी के लिए इंक्वायर नहीं करता, लेकिन हाँ ये एंग्लो इंडियन की कमिटी के लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जरूर इंक्वायरी करता है आज भी। ठीक है, तो याद रखिएगा एंग्लो इंडियन की जो कम्युनिटी है उनकी केयर कौन करता है, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो कौन लेता है? नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी नहीं लेता है, ये नेशनल कमीशन फॉर एससी लेता है। ठीक है, और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब 102nd अमेंडमेंट के बाद ये चीजें ओबीसी के लिए एनसीएससी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यार मध्य प्रदेश के शेड्यूल कास्ट कमीशन की भी तो बात करनी पड़ेगी। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 29 जून 1995 को। टेन्योर सेम है। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस भी सेम है। क्यों? रिमूवल प्रोसेस वहां पे प्रेसिडेंट रहती थी, यहां पे कौन है? गवर्नर है। ठीक है, तो लेवल सेम है। वहां पर जो एग्जीक्यूटिव, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वो करते थे, यहां पर भी जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो करते या करती है। ठीक है, रेजिग्नेशन भी देना है तो गवर्नर को देना पड़ेगा। स्ट्रक्चर भी सेम है, 3, अच्छा स्ट्रक्चर पहले था 1 चेयरमैन प्लस 1 वाइस चेयरमैन प्लस 3 मेंबर्स, यहां पर 1 चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स का प्रावधान है। 1 चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स का प्रावधान है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहां पर देश की राजधानी में है तो यहां पर कहां होगा? मध्य प्रदेश की राजधानी में। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बस आपको डेट्स वेट्स थोड़ी सी याद रखनी है। ये जो सबसे काम की चीज है ना, मुझे ये आर्टिकल सबसे ज्यादा काम के लगते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये आर्टिकल लगते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 क्या कहता है? कॉम्पोजिशन, कंडीशन ऑफ सर्विस, टेन्योर, ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। रीअपॉइंटमेंट की बात आती है तो भी वो इसी के अंदर आता है, रीअपॉइंटमेंट भी इसी के अंदर कंसिडर होता है। तो कॉम्पोजिशन, कंडीशन, टेन्योर ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 338 सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में क्या कौन बोलता है? सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 कहता है, अच्छा कलर चेंज करना पड़ेगा। सेक्शन 3 कहता है कि जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट करेंगे, जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, और जो स्टेट की अपॉइंटमेंट होगी ना वो गवर्नर करेंगे, जो स्टेट की अपॉइंटमेंट होगी वो गवर्नर करेंगे। फिर आर्टिकल 338 सेक्शन 4 क्या बोलता है कि जो एनसीएससी है ना ये अपने खुद के प्रोसीजर्स को चेंज कर सकती है, कोई बाहर की बॉडी नहीं बताएगी तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, नहीं, ये अपने खुद के प्रोसीजर को खुद ही चेंज कर सकती है। देखिए जो सरकार होती है ना उसमें हियरार्की होती है, जैसे हाई कोर्ट अपना खुद का प्रोसेस का चेंज कर सकता है ना, हाई कोर्ट होता है ये अपना खुद का प्रोसेस चेंज कर सकता है ना। तो सिमिलरली जो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ये पावर दी जाती है कि आप अपनी फंक्शनिंग को खुद डिसाइड करो कि मैं ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे। फंक्शनिंग नहीं डिसाइड होती कि क्या ये करेंगे, ये डिसाइड करेंगे होता है कि ये करना है, ये कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये बॉडी बनाएंगे, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ये एक आईएएस ऑफिसर यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, उसके अंदर जो पूरा प्रोसीजर है ना वो ये बॉडी खुद बनाती है। क्या काम करना है ये एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से आता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है एंड एम्पावरमेंट है, वो जो उनके मिनिस्टर हैं वो बताएंगे कि भाई ये काम आपका इस साल का टारगेट है, कैसे करना है इट विल बी डिसाइडेड बाय द बॉडी इटसेल्फ। ठीक है, चलिए जस्ट अ सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा था। चलिए ठीक है, जो सेक्शन 5 है वो क्या बोलता है? सेक्शन 5 बोलता है कि फंक्शंस और ड्यूटीज क्या होंगी कमीशन की, ये आपको याद ही करना है यार। 338(6) क्या बोलता है? देखिए
रिपोर्ट के बारे में बात की गई है। 338 जो 6 सेक्शन है ना, वो बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो जो रिपोर्ट दी गई है एनसीएससी द्वारा ये पार्लियामेंट में पेश करेंगे। और आर्टिकल 338(7) बोलते हैं कि जो रिपोर्ट दी गई है वो जो रिपोर्ट दी गई है गवर्नर को स्टेट में, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करेंगे, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश की जाएगी गवर्नर द्वारा। तो ये 338 का सेक्शन 6 और सेक्शन 7 है। एंड एट द एंड 338(8) बोलता है कि पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती है इस बॉडी के पास, इस बॉडी के पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती है, यानी सिविल कोर्ट के पास जो शक्तियां हैं कि इतने साल आप सजा दे सकते हो, इसको 24 घंटे के लिए जेल में रख सकते हो, ये सारी जो चीजें हैं ये नेशनल कमीशन फॉर एससी के पास भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। देखिए स्मूथनेस होनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर कितनी जल्दी खत्म कर दिया आपने। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप कहीं भी कोई भी आप जो भी चीजें रेफर कर रहे हैं ना, जिस भी नोट्स को रेफर कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेफर कर रहे हैं, जिस भी स्लाइड्स को रेफर कर रहे हैं, उसमें इससे ज्यादा कंटेंट हो तो आप प्लीज मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा एग्जाम ओरिजिनल ऐप के। ठीक है, बट मुझे पता है कि इससे ज्यादा नहीं होता है। जो मुझे समझाना था वो मैंने समझाया, जो आपको याद करना है वो आप याद करके ही रहेंगे। अब 2 एक्ट है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए बने हुए हैं। एक है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। ये पहले एमपीपीएससी के सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसमें 5 चैप्टर है, 23 सेक्शन है। कब आया था ये? 11 सितंबर 1989 को आया था। और कब लागू किया गया था? 30 जनवरी गांधी जी के उस पे क्या बोलते हैं, डेथ एनिवर्सरी पे इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो एनफोर्समेंट डेट कितनी थी? 30 जनवरी 1990। ठीक है, और सिमिलरली एक और एक्ट है जो एसटी/एससी या किसी के भी सिविल राइट्स को रोकता है। जैसे मान लीजिए मेरा घर है, मेरे बाजू वाला घर खूब ज्यादा वो क्या कर रहा है, बेसिकली गाने बजा रहा है खूब तेज तेज और रात में मैं सो नहीं पा रहा हूं, तो वो सिविल राइट्स के अंदर आप चार्ज किए जा सकते हो। इसमें 17 सेक्शन है और ये कब लागू हुआ था? 1 जून 1955 को ये लागू हुआ था। ठीक है, चलिए, तो जो मुझे बेसिक बताना था मेरे हिसाब से मैंने पूरा कवर अप कर दिया है। एग्जाम ओरिजिनल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने का। ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज एक चल रही है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं अभी के लिए, आज की डेट के लिए। ठीक है, ये प्राइसेस एक्चुअली ये टेस्ट सीरीज 1500 रुपीज की है, ये अभी ऑफर में 650 की मिल रही है। इसमें 67 टेस्ट है, मतलब सेक्शनल टेस्ट है, नए क्वेश्चन है। मैं आपको ये बेट कर सकता हूँ नए क्वेश्चन है। और आप जैसे होता है ना कि 100 क्वेश्चन कई लोग आधे घंटे में ही सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो आप आधे घंटे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जो मैं सीख के आया हूं ना, जो मैं सीख के आया हूं वो हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपकी जो बेसिकली अप्रोच होती है ना उसको सुधारना है, जो अप्रोच होती है ना एग्जामिनेशन को लेके उसको सुधारना है। फिर कुछ टेक्निक्स होती है जिससे आप चीजें याद कर सकते हो, कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स होती हैं, उसको हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ताकि आप याद इजीली कर लो, समझ में ज्यादा आए। जैसे अगर आप आज का लेक्चर देखो, आपको लगेगा कि कितना जल्दी सर ने समझा दिया या कितना कम कंटेंट था इसमें, लेकिन अगर आप पलट के देखोगे, आप कोई भी चीज देख लो, कहीं से भी आप कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, उससे ज्यादा कंटेंट नहीं होगा। ये एक तरीका होता है प्रेजेंट करने का। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और एग्जाम ओरिजिनल ऐप डाउनलोड करके उसके फीचर्स का भी फायदा उठाएं। उसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल अवेलेबल है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर।